अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, जैसे हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं उसकी बेसिस पे हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे हम मेडिसिन पे। मेडिसिन के रेट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन जो है वो महंगी होने की वजह से शॉर्टेज का शिकार हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है उसका कितना रेट बढ़ा है, कौन सी मेडिसिन जो है वो शॉर्ट हुई है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम। इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फार्मेसी में। फार्मेसी के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो शॉर्ट है, किन किन मेडिसिन के जो है वो रेट बढ़ चुके हैं कि लास्ट, और कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो पेशेंट की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम मेडिसिन की बात करें, जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है कि मेडिसिन के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो कितना डिफरेंस जो है वो पिछले दिनों में देखने को मिला है? मेडिसिन के हवाले से जो सा है वो रेट्स में काफ़ी इंक्रीज़ आया है, और ख़ास तौर पे ये जो वॉर शुरू हुई है, वॉर के बाद जो है हमारी इंपोर्टेड मेडिसिन जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हुआ है, और मेडिसिन की शॉर्टेज भी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ख़ास तौर पे इंसुलिन के हवाले से मिक्सटार्ट जो है वो पेनफिल पेशेंट को अवेलेबल नहीं है, और वाइल जो है एक तो वो शॉर्ट है, दूसरा उसका रेट जो सा है वो तकरीबन 100-150 रुपये के करीब इंक्रीज़ कर गया है, जो पेशेंट की रूटीन की मेडिसिन है, और उसकी वजह से पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं हमारी, उसमें भी चीज़ें शॉर्ट भी हमारी थ्रू आउट शॉर्ट रहती हैं, मतलब अवेलेबिलिटी में हमें प्रॉब्लम ही होती है। और मतलब पेशेंट के लिए अरेंज करनी हो तो हमें मार्केट से या इधर से ढूंढ के अरेंज करके देनी पड़ती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी आप बात करें कि मेडिसिन के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन है जिसमें आपको रेट इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं? उसमें एक तो ये मिक्सटार्ट वायल है, उसका रेट काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। बेसिक ये शुगर की मेडिसिन है? शुगर की मेडिसिन है, नहीं इंसुलिन है, जो पेशेंट ने डेली बेसिस पे यूज़ करनी होती है। ठीक है। और इसी तरह ही उसमें टैबलेट फॉर्म में बहुत सारी ब्लड प्रेशर की और शुगर की जो मेडिसिन हैं उसमें भी रेट इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पेशेंट हमसे 1 वीक की मेडिसिन लेके जाते हैं, और जब वो दोबारा 1 वीक की लेने के लिए आते हैं तो अवेलेबल नहीं होती? अवेलेबल भी नहीं होती, और उसमें रेट भी इंक्रीज़ हुआ होता है, और हर पेशेंट से फिर बहस होती है, वो कंप्लेन भी करते हैं, और जारी बात है फिर बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों में कि रेट्स बढ़ने में कौन जिम्मेदार है? रेट बढ़ने में एक तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सारा बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती कोई चीज़, और जैसे ही कोई फ़्लाइट्स वगैरह का इशू होता है तो वो यहाँ पे कंपनीज़ के पास शॉर्टेज हो जाती है रॉ मटेरियल की, और साथ ही मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है, ये मेरा मैं खुद चाह रही, मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि हमें हमारे पास पहले जिसको कहते हैं स्टॉक मौजूद नहीं होता, या हमारे पास ये चीज़ें पहले से क्यों नहीं मौजूद होती। अब एक फार्मेसी बंदा चला रहा है, या जहाँ से वो उसने इंपोर्ट करनी है या ऑलरेडी मंगवानी है, तो उसको तो ये ऑलरेडी पता होना चाहिए ना कि उसने मेडिसिन मंगवा के रखनी है कि इसकी शॉर्टेज ना हो, या कोई मसला इन फ्यूचर में आता है, कोई किसी भी किस्म के मुल्क के हालात होते हैं, तो इसमें मरीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या शॉर्टेज की जाती है जान के कि उनके रेट्स बढ़ाए जा सकें, या क्या इसमें क्या हो सकता है? असल में डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिसोर्सेज होती हैं वो एक लिमिटेड सी होती हैं। उसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जिस हद तक कोशिश करते हैं अपना स्टॉक मेंटेन करने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्क में स्टॉक नहीं उठाते, क्योंकि पोजीशन का अंदाज़ा ही नहीं होता, रेट्स की पोजीशन का भी नहीं पता होता। और दूसरा, इस लेवल के ऊपर जो सा है वो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना वो कर सकती है रोल प्ले, कि वो गवर्नमेंट अपने तौर पे मेडिसिन जो सी हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छी अवेलेबिलिटी उनकी रखे, ताकि अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है और वो आराम से अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह परचेज़ कर सके। प्राइवेटली जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब चीज़ एक अवेलेबल नहीं होएगी तो फार्मेसी वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, हम तो जस्ट एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, और चीज़ हमें उसमें से अगर 10 पैक लिखवाते हैं तो 2 या 3 पैक आते हैं, कई दफ़ा वो चीज़ें हमें पूरी नहीं मिल पाती हैं, उसकी वजह से फिर पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की है शुगर की, तो शुगर के अलावा अगर किसी मेडिसिन की बात करें, जैसे स्टमक की मेडिसिन है, तो क्या उसमें भी रेट में इंक्रीज़ हुआ है? कोई शॉर्टेज है क्या इसमें? स्टमक की मेडिसिन के हवाले से क्या है? जो स्टमक की मेडिसिन है उसमें ये है कि हमारे पास दूसरी उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। उसमें यह है कि अगर कोई एक मेडिसिन शॉर्ट हुई है या उसका रेट इंक्रीज़ किया है तो उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन पेशेंट को फिर भी डॉक्टर फिर चेंज कर देते हैं, या पेशेंट खुद से कह देता है मुझे इसमें कोई थोड़ी डिफरेंट दे दें, कोई सस्ती मेडिसिन दे दें, वो उनके पास अल्टरनेटिव मौजूद होता है। तो इस शुगर में ऐसे अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, लेकिन इंसुलिन में इसमें जो है ना वो कम है। वो पेशेंट को थोड़ा ये भी डाउट होता है कि मैं जो इंसुलिन एक यूज़ कर रहा हूँ इतने अरसे से, वो फिर उसको चेंज करते हुए थोड़ा सा घबराता है,
वो कहता है कि मैं मतलब इसको चेंज नहीं करना चाहता, मुझे ये सूट कर गई है, तो इस वजह से भी थोड़ा वो पेशेंट अपने तौर पे भी नहीं चेंज करना चाह रहा होता। ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन कम है, इंसुलिन में कम है, टैबलेट। तो पेशेंट आके आपसे कंप्लेन करते हैं कि हम अभी हफ्ता पहले तो आए थे या 2 दिन पहले आए थे तो उसका रेट ये था, उसके बाद जब हम आए हैं तो ये पैसे क्यों इतने बढ़ा दिए, तो फिर उसको कैसे टैकल करते हैं आप? बस उसमें हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोग तो जस्ट उसको मेडिसिन पीछे से ऑर्डर ही कर सकते हैं ना। कंपनीज अगर रेट इंक्रीज़ करती हैं तो उसमें शॉपकीपर का तो कोई कसूर नहीं होता। उसमें यह है कि फिर हमें उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन डिस्काउंट देना पड़ता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी मेडिसिन बहुत अल्टीमेटली इसमें आपका भी नुकसान है। हमने तो जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ करने में हमारा तो कोई रोल नहीं है, वो तो कंपनीज़ का है जो भी है पीछे से इशू है, वो हम लोग उसको कोशिश करते हैं टैकल करने की, बट पेशेंट तो परेशान है। बिल्कुल है। मल्टीविटामिन्स की हम बात अगर करें तो क्या उसमें भी शॉर्टेज है, या क्योंकि बहुत सी आवाम ऐसी होती है जो मल्टीविटामिन्स यूज़ करती हैं, तो और जब हम लोग 40 प्लस या 50 प्लस हमारे पेशेंट्स हो जाते हैं तो उनको तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने हैं, अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये मसला है, आप चीज़ों को उस तरीके से लेके चलते हैं। तो क्या मल्टीविटामिन्स के भी रेट बढ़े हैं? जैसे मैं एक रिपोर्ट देखी थी उसमें सर्बेक्सी, उसके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़े हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मल्टीविटामिन्स जो हैं उनके भी रेट इंक्रीज़ किए हैं, तो लेकिन ये है कि उसमें पेशेंट फिर उसमें वो यूज़ नहीं करता, वो जब प्राइस उसको लगता है कि ये ज़्यादा है, या वो कम कर देता है उसका यूजेज, या फिर वो उसको बंद कर देता है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया भी होता है तो वो कहता है ये तो इतनी ज़रूरी मेडिसिन नहीं है, तो मैं अपनी जो ब्लड प्रेशर या शुगर की है मेडिसिन वो ले लेता हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो रेट्स उसके भी इंक्रीज़ किए हैं, शॉर्टेज उसकी भी है। उसमें ये है कि जो इम्पोर्टेड हैं उसको कई पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि जो बिल्कुल, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा की जाती डिमांड है। ज़्यादा है, बट वो उसकी प्राइस कोई फिक्स होती नहीं है, वो मंथली बेसिस पे जब उसका नया स्टॉक आता है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई होती है, क्योंकि डॉलर की, और वो डिपेंड करता है हमारी उन चीज़ों के ऊपर, इसकी वजह से उसकी प्राइस तो कंट्रोल ही नहीं हम लोग कर सकते हैं। जो लोकल मल्टीविटामिन्स हैं उनकी प्राइसेस तो डेली, जैसे हम लोग डेली अगर 20 कंपनी से स्टॉक मंगवाते हैं तो हर कंपनी की 10 आइटम्स में से 5 का रेट इंक्रीज़ हुआ होता है। हमारी हर नेक्स्ट सप्लाई पे हमें उसके रेट्स चेंज करने पड़ते हैं, यानी इतनी फ्रीक्वेंटली रेट जो से हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत डिस्टर्ब है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें थायराइड की मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, उसमें रेट्स का क्या और हुआ है इजाफा, या फिर और इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो किन किन मेडिसिन के रेट्स जो हैं वो पहले से इंक्रीज़ हुए हैं? थायराइड की मेडिसिन में ज़्यादा तो ये थायरॉक्सन और थायरोनॉम जो सी हैं वो यूज़ करते हैं। थायरॉक्सन का रेट पहले बहुत कम हुआ करता था, उसकी वजह से जो कंपनी थी उनकी कॉस्ट उस पर ज़्यादा आती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रेट कम मिला हुआ था, तब तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। लेकिन अब कंपनी ने इसका रेट इंक्रीज़ कर दिया, तो पहले से अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी मतलब ये शॉर्ट रहती है। जब रेट बढ़ गए हैं और उसके बाद ये अवेलेबल हो जाती है कभी कभी, लेकिन सम टाइम ये भी शॉर्टेज होती है। जी, फिर भी शॉर्टेज इसकी रहती है, क्योंकि अभी भी कंपनी यही क्लेम करती है कि हम लोगों की इस पे कॉस्टिंग ज़्यादा है, और हम लोग जब इसको मार्केट में बेचते हैं तो जितनी प्राइस हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हुई है उतनी हम लोग मतलब उसको अफोर्ड नहीं करते, लेकिन वो फिर भी गवर्नमेंट के ज़ोर पे उसको वो मार्केट में फिर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टेज है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने साकिब साहब हमारे साथ जो कि इस फार्मेसी के ऑनर हैं मौजूद थे, इनसे हमने बात की कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिनकी शॉर्टेज है, किन किन मेडिसिन के रेट जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हम मज़ीद फार्मेसीज़ का भी विज़िट करते हैं और आपको भी बताएंगे इसके बारे में, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्टेज भी है, और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो मेडिसिन मिल नहीं रही, और अगर मिल भी रही है तो उसके रेट्स क्यों हैं इतने ज़्यादा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मियां तनवीर अहमद साहब जो कि फार्मास्यूटिकल चेयरमैन हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, कुछ मेडिसिन की शॉर्टेज भी है, तो आप क्या देखते हैं इसकी क्या रीज़न हो सकती है? पहले आपके 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो मेडिसिन की शॉर्टेज के हवाले से है और एक इनकी जो प्राइस इंक्रीज है उसके हवाले से है। तो पहले हम मेडिसिन की शॉर्टेज पे बात कर लेते हैं। मेडिसिन की शॉर्टेज का जहाँ तक तल्लक है, वैसे तो हमेशा से ही पाकिस्तान में मतलब टाइम टू टाइम डिफरेंट जो मेडिसिन हैं वो शॉर्ट होती रहती हैं।
उसकी एक तो बुनियादी वजह हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्शन है वो ना होना है। हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग का तमाम तर जो इन्हिसार है वो इंपोर्ट के ऊपर है। जितना भी रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में यूज़ होता है मेडिसिन का, वो सारे का सारा इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट में कई तरह के प्रॉब्लम्स जो वो आते रहते हैं। कभी तो हमारे जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, कभी फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज की वजह से, और कभी किसी दूसरे मुल्क में इसकी शॉर्टेज की वजह से जो वो मसले जो हैं वो बनते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वजह से जो मेडिसिन हैं वो टाइम टू टाइम शॉर्ट होती रहती हैं। लेकिन अभी पिछले चंद माह में जो हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है उसकी मेन वजह जो यहाँ से कितनी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का यहाँ से अपना बिज़नेस वाइंड अप करके जो जाने का डिसीजन है, उसकी वजह से उन कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव मेडिसिन हैं और जिनके बगैर कह लें हमारे मुल्क में जो इलाज मालजे में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, उसकी जो मेन वजह वो है। अच्छा, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो शॉर्ट हुई हैं अभी रिसेंटली? शॉर्ट एक तो पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे ह्यूमलिन इंसुलिन्स का काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि वो जो कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करती थी इलाई लिली वाले, वो भी अपना बिजनेस वाइंड अप करके किसी और के सपुर्द करके, यानी कि उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो किसी और को फरोख्त कर दिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों लोग जो हैं यहाँ से, अगर हम फार्मा की बात भी ना करें, ओवरऑल भी बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो यहाँ से वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं, तो आप इसकी क्या मेन रीज़न समझते हैं? इसकी मेन रीज़न तो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जो मल्टीनेशनल हैं उनको हमारे मुल्क में जो कंप्लायंस है वो करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो उसमें उनके लिए जो इंपोर्ट में मुश्किलात थी, और आए दिन जो हमारे डिफरेंट किस्म के SRO FPR की तरफ से आते रहते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से आते रहते हैं, उन लोगों के लिए उन चीज़ों के साथ, उन पॉलिसीज़ के साथ एडजस्ट करना जो काफ़ी मुश्किल होता है। जिसकी वजह से सेकेंडली उन मुल्कों को अपनी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र करके, जो उनके कंपनीज़ के शेयर होल्डर दूसरे मुल्कों में होते हैं वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र करने होते हैं। और पिछले दिनों में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांसफ़र के जो उस पर जो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी वजह से भी उनको जो अपने प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र करने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। और सेकेंडली यहाँ के जो आए दिन SROs जो आ रहे थे, उसकी वजह से भी उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और उनकी 100% कंप्लायंस में जो है वो उनको मुश्किलात थी। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने, जैसे जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे फाइज़र कह लें, नोवार्टिस है, इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज़ हैं, उन्होंने यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करने का जो डिसीजन है वो लिया, जो कि यकीनन हमारे लिए तकलीफ दे भी है और हमारे पेशेंट्स के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन रहा है, क्योंकि इनमें से वो कंपनीज़ बहुत सारी ऐसी जो ज़रूरी अद्वियात मैन्युफैक्चर करती थी वो अभी भी थोड़ी बहुत मिल तो रही हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी में जो मुश्किलात का सामना है। अभी कल ही की बात है कि नोवार्टिस कंपनी की एक एंटी कैंसर मेडिसिन थी, मुझे किसी दोस्त ने उसके हवाले से टेलीफोन करके कहा कि जी मुझे इसका पता कर दें, और बावजूद कोशिश के मैं, चूँकि मेरा सारा एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मार्केट में भी एक अच्छा तल्लक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसकी मेडिसिन नहीं मिली, लेकिन इतनी थोड़ी मिकदार में वो अवेलेबल थी कि मैं पेशेंट को वो मतलब सजेस्ट नहीं कर सका कि वो इस मेडिसिन को, क्योंकि वो मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ती है, और अगर एक हफ्ते के बाद उसको वो मेडिसिन डिसकंटिन्यू करनी पड़ जाए तो ना वो आगे का ना पीछे का। अच्छा, कुछ कोर्सेज मेडिसिन के ऐसे भी होते हैं ना कि जिसको हमने कंटिन्यू रखना होता है, और अगर हम जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो फिर शुरू से शुरू उसका कोर्स जो वो हमें करना पड़ता है, तो एक पेशेंट के लिए भी मुश्किल है। जो बंदा आम रूटीन में एक आम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो दोबारा से कोर्स कैसे शुरू कर सकता है? बल्कि दोबारा शुरू करना तो एक खैर वो भी एक तकलीफ दे अमर है, लेकिन बात सूरतों में अगर उसमें कुछ ब्रेक आ जाए तो उससे पेशेंट के लिए बजाय फ़ायदा होने के उसका नुकसान है, नुकसान होता है कि उसमें बॉडी में एक उसकी अगर वो डोज पूरी ना ली जाए या उतने टाइम तक ना ली जाए जितनी उसके लिए वो ज़रूरी होती है, तो उसकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसके लिए दोबारा भी जब वो मेडिसिन वो दोबारा भी अगर वो कोर्स शुरू कर ले तो शायद उसके वो तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे इस तरह के एंटी TB मेडिसिन हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये जितने दिन आपकी रिकमेंडेड हो और जितनी डोज रिकमेंडेड हो,
ये आपको उतनी ही लेनी खानी ही पड़ती चाहिए, है और बिल्कुल। उतनी ही लेनी चाहिए ताकि जो आपकी जो बीमारी है वो सही तरीके से वो ख़त्म हो सके और वो दोबारा रीग्रो ना करे। तो इसलिए अगर उसके वो मेडिसिन खाते हुए या उसका कोर्स पूरा होने के दरमियान में वो चीज़ शॉर्ट हो जाए कुछ दिनों के लिए उसको ना मिले तो इसका उसको फ़ायदे के बजाय उल्टा जो है वो नुकसान होगा। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें हम ये कह सकें कि पेशेंट को जो दवाइयाँ हैं या मेडिसिन हैं ये इजीली मिल सकें? जहाँ तक चले पहले हम बात कर रहे थे वो रेट्स के हवाले से, वो भी बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसमें दो वामल हैं। पिछले दिनों में एक तो पहले जो था वो रेट इंक्रीज़ उसको वो ड्रैप कंट्रोल करती थी, लेकिन पिछले दिनों में कुछ कंपनीज़ के प्रेशर की वजह से ड्रैप ने बहुत सारी मेडिसिन्स को जो है वो डी कंट्रोल कर दिया, जिसकी वजह से कंपनियों को उन चीज़ों के रेट बढ़ाने में अब अपने ड्रैप की जो है वो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से उन चीज़ों के जो रेट हैं वो बढ़ा सकती हैं। और उन्होंने इस इजाज़त मिलने का जो कुछ तो जायज़ फ़ायदा उठाया जहाँ पे उनको वाकई ही ज़रूरत थी और रेट बढ़ाने के बगैर उनका गुजारा नहीं था, लेकिन कुछ उन्होंने इसकी आड़ में नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, यानी कि कुछ उन प्रोडक्ट्स के भी रेट बढ़ा दिए जिसमें उनको प्रॉफिट तो पहले भी हो रहा था, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए उन चीज़ों के जो रेट्स हैं वो भी बेताशा बढ़ा दिए, जो कि बहुत ज़्यादती है। और सेकेंडली मार्केट में बात वही आ जाती है कि कुछ चीज़ों में तो जेन्युइनली उन चीज़ों को ज़रूरत होती है कि वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया या किसी की कोई और ऐसी चीज़ है या कुछ हमारे कह लें इन्फ्लेशन रेट के हवाले से भी ज़रूरत पड़ती है हम कि वो चीज़ों के रेट बाकी सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, लोगों की सैलरीज़ भी बढ़ानी पड़ती हैं, यूटिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। तो होना तो ये चाहिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जितनी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट जितनी बड़ी है उतने के रेट उस रेशो से ही बढ़ाए जाएं। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि एक तो उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है और सेकेंडली हम लोग देखा देखी भी हो जाती है और सेकेंडली हम लोग बाय नेचर भी कह लें कुछ हमारे शायद इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को चूँकि हम सारे उस कौम का ही हिस्सा हैं, हमारे माशरे में इस चीज़ को नाजायज़ मुनाफाखोरी को उतना बुरा नहीं समझा जाता जिसमें गैर ज़रूरी तौर पर भी जो चीज़ों के इंसानी कोई भी देखें कोई भी चीज़ हो, हालांकि ये जो फार्मास्यूटिकल का एक प्रोफेशन है इसमें ह्यूमैनिटी को मद्देनज़र रखते हुए बंदे को इंसानी हमदर्दी के तौर पर भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी ठीक है, बिज़नेस में प्रॉफिट लेना हर एक का हक़ है और हर बंदा चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, अपने मतलब उसमें मुनाफा लेने के लिए या अपना वो एक सिलसिला रोज़गार उसका होता है तो उसने वहीं से ही अपनी लिविंग चलानी होती है, तो प्रॉफिट लेना उसका एक हक़ भी है और उसको लेना भी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में कि हम सबको मैन्युफैक्चरर्स को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और रिटेलर्स को भी एक जायज़ मुनाफा जो है वो लेना चाहिए, जिसके एक तो उनके मेरे ख़्याल में उनके कारोबार में भी इससे बरकत होगी और सेकेंडली एक इंसानियत की खिदमत का जज्बा दिल में रख कर जब आप किसी को सस्ते दामों, मैं ये नहीं कहता कि किसी को सारी मेडिसिन ना तो कोई फ्री दे सकता है और ना बहुत ही कम रेटों पे दे सकता है, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो पेशेंट भी उनके पास आएँ उनको क्वालिटी भी सही दें और उसके रेट भी जो है उनमें वो जायज़ मुनाफा रखें, अपना प्रॉफिट ज़रूर लें, लेकिन अगर वो जायज़ मुनाफा रखेंगे तो यकीनन इससे उनकी दुनिया तो बेहतर होगी उनकी आखिरत भी शायद उसमें कुछ बेहतर हो जाएगी। तो बाकी जहाँ तक मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से आपने बात की थी, तो इसमें मेकनिज़म तो यही हो सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स तो डायरेक्ट पेशेंट्स को अद्वियात जो हैं वो मुहैया नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चर से वो एक चूँकि चेन बनी हुई है कि मैन्युफैक्चर से जो अद्वियात हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आती हैं। हर शहर में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ हैं उनके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। वहाँ से जो अद्वियात हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो होलसेल मार्केट में कह लें या वो रिटेल जितनी भी है उसकी जो शॉप्स हैं वहाँ तक जो है वो सप्लाई होती हैं। अब पहले तो ड्रैप को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि दवाई मेडिसिन्स जो भी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उतनी तादाद में जितनी कि उसकी मार्केट में ज़रूरत है उस हिसाब से वो उनको पाबंद करें कि उतनी मेडिसिन को बनाकर मार्केट में ज़रूर वो मुहैया करें। और अगर वो मेडिसिन उतनी मिकदार में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद होगी
होगी या उनको वो सप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर मेरे ख्याल में जो उसकी शॉर्टेज है वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे एक और चीज़ बताइए कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर फार्मा इंडस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट मिल के काम करें तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, होना तो चाहिए कि फार्मा के ऊपर गवर्नमेंट का जो वो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले सालों में कुछ कोशिश इस हवाले से की भी थी और हमारे सिविलियंस में तो नहीं, खैर आर्मी वालों ने आज से को 10-15 साल पहले एक अपना बहुत अच्छा यूनिट लगाया भी था अस्करी फार्मास्यूटिकल के नाम से, और वो उसके शायद कुछ उन्होंने वो रॉ मटेरियल भी कुछ प्रोड्यूस करना शुरू किया था। लेकिन बावजूद आपको भी पता है कि सरकारी उसमें कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो शायद उस तरीके से बेहतर नहीं चल पाती, तो उनको फिर बाद में वो जो है सिलसिला वो ख़त्म करना पड़ा। तो इस तरह के यूनिट लगाने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कुछ स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कि उसका हमारे मुल्क में कोई अच्छा यूनिट नहीं लगा हुआ, उनकी शॉर्टेज भी रहती है और उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा भी जो सेंसिटिव मेडिसिन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और उनकी प्राइसेस को विद इन लिमिट रखने के लिए गवर्नमेंट को भी ज़रूर इस ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, चाहे वो जॉइंट वेंचर की शक्ल में हो, लेकिन उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है जिस तरह से अब है इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए कि एक तो ऐसी चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में हम वक्त वो चीज़ें मार्केट में मिलती रहें, और उनकी अगर अवेलेबिलिटी होगी तो फिर वो प्राइस बढ़ने का जो आंसर है वो भी किसी हद तक कम हो जाता है। प्राइसेस चीज़ों की उसी वक्त बढ़ती है जब उसकी सप्लाई कम हो और वो डिमांड ज़्यादा हो जाए। अगर डिमांड के मुताबिक पीछे सप्लाई चेन में चीज़ें मौजूद हों तो फिर और कंपटीशन भी हो, यानी कि किसी की कोई ऐसी आइटम में मोनोपोली ना हो, उसमें 2-3 प्लेयर्स हों, 2-3 कंपनीज़ हों जो वही प्रोडक्ट बना रही हों या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो फिर जब कंपटीशन होगा तो फिर उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगी और उनकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर रहेगी। क्योंकि जब किसी की मोनोपोली हो जाती है तो फिर उसमें वो जब कोई चीज़ मोनोपोलाइज हो जाए तो वो उसकी क्वालिटी पे भी वो कंप्रोमाइज़ लोग कर जाते हैं और उसकी प्राइसेस का तो फिर उनके हाथ में ही होती है कि वो जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें, कि जब किसी को ज़रूरत है उसने तो फिर वो चीज़ लेनी लेनी। और स्पेशली मेडिसिन में तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास कि ये तो अब खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपने लेनी ज़िंदा रहने के लिए। और जो हमारे जो मौजूदा जो आजकल के हालात हैं इसमें जिस तरीके से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और स्पेशली इलाज करवाना जितना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस बारे में जितना गवर्नमेंट सोच रही है, यकीनन गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे इकदाम उठा रही है, लेकिन अभी इनसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को जो इलाज की सहूलत है वो आसानी से और सस्ते दामों जो है वो मुयस्सर आ सके। बहुत शुक्रिया मियां तनवीर साहब। नाज़रीन, आपने मियां साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि जब तक हम प्रॉपर या हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी उससे पहले चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो है सेहतमंद रहना मुश्किल हो जाएगा, मेडिसिन नहीं मिलेगी, मरीज़ मेडिसिन के लिए तरस जाएंगे। जब तक हमारी गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्टली नोटिस नहीं लेती चीज़ों को बेहतर नहीं किया जाता। हमारे साथ रहिएगा, अभी प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अभी इसी फार्मेसी पे, जिस फार्मेसी में हमने आपको रेट्स वगैरह बताए थे, उसी से कुछ मेडिसिन वगैरह ख़रीद रहे थे। इनसे जानते हैं कि मेडिसिन के रेट में कितना इजाफा हुआ है और कौन सी मेडिसिन है जो इनको नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। क्या करते हैं? मैं भी मीडिया रिलेटेड हूँ। अच्छा, मीडिया से रिलेटेड हैं। तो मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है, अभी आप मेडिसिन लेने आए थे? जी, मेडिसिन लेने आया हूँ। कोई मेडिसिन के रेट्स में आपको इजाफा नज़र आया है या फिर किसी मेडिसिन की ऐसी शॉर्टेज जो आपको मिली हो? जी, मेडिसिन तकरीबन देखी जाए तो शॉर्ट ही है और रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो मज़ीद कह रहे हैं कि ये बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी मेडिसिन जो है अभी आप लेने आए थे और उसके रेट में कितना इजाफा हुआ है? मैं मेडिसिन जो से लेने हैं वो इंजेक्शन है, तो वो पहले इंजेक्शन थे तकरीबन 300 कुछ रुपए का, अब वो 400 कुछ रुपए का इंजेक्शन है। मतलब काफ़ी 100 प्लस जो है इसमें रेट का इजाफा हुआ है। जी, इजाफा हुआ है, 100 प्लस का इजाफा हुआ है। और भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपको नहीं मिली है जिसकी शॉर्टेज हुई हो? तकरीबन मेडिसिन जो से ना वो शॉर्ट ही है, तो कीमतें बढ़ाने के लिए।
आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि मेडिसिन जो है एक इंसानी बेसिक नीड है, जिसकी वजह से एक मैं कहती हूँ कि पेशेंट जो है वो ट्रीट होगा तभी वो बेहतर हो सकेगा, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि ये गरीब आदमी के लिए ये है ज़्यादातर, तो इसको कम प्राइस करें जितनी हो सके, यही कहना चाहते हैं हम गवर्नमेंट से। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बात सुनी जो कि यहाँ से एक इंजेक्शन लेने आए थे, जिनका ये कहना था कि एक इंजेक्शन जो पहले शायद 300 की प्राइस पे मिलता था, अब उसके 400 से ज़्यादा की जो है वो प्राइस हो चुकी है। अभी मज़ीद कुछ शहरियों से भी बात करेंगे और मज़ीद फार्मेसी का भी आपको विजिट करवाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम एक और फार्मेसी में मौजूद हैं, जो कि फार्मेसी के ऑनर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके रेट्स बढ़ गए हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल है और उसकी शॉर्टेज है, उसकी मार्केट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो इनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं, आप इस फील्ड में कब से हैं? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गए। जी 13 साल हो गए हैं, तकरीबन 2012 से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2012 से आप इस फील्ड में हैं, तो 2012 की अगर हम बात करें और अब तक मेडिसिन के रेट्स में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है? देखिए जी, ये तो हर साल ऐसे होता है कि एक तो बजट आता है, उसमें टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं। चलें, वो टैक्सेस की बिना पे जो रेट्स बढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो लोग अपनी मनमानियों से, जो कंपनीज़ हैं कुछ ऐसी जो अपनी मनमानियों से रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसी भी वजूहत हैं कि जिनकी वजह से अपनी ही मर्ज़ी से रेट जो है वो बढ़ा दिए, मतलब पीछे से रेट ज़्यादा नहीं आए लेकिन उन्होंने खुद से अपने रेट इंक्रीज़ कर दिए हैं। देखिए ना, अब हमारा मोस्टली पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल्स है वो इंटरनेशनली बाहर से आता है। अगर हमारा डॉलर का रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका भी रेट बढ़ता है, लेकिन जो कंपनीज़ वाले हैं, जो इधर मैन्युफैक्चरर हैं, वो फिर उससे उसी का फ़ायदा उठा के अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ें भी जो हैं, ये तो कह लें कि अब ड्राप को कंट्रोल करनी चाहिए। बिल्कुल, ड्राप को ये कंट्रोल करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें मेडिसिन शॉर्टेज की, तो अभी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो शॉर्ट है? अगर मैं आपसे लिस्ट मांगूँ या कोई मेडिसिन ऐसे जो आप बताना चाहें, वो कौन कौन सी मेडिसिन है जो शॉर्ट है? अभी तो फ़िलहाल जो रिसेंटली है ना, वो तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पीछे इस तरह हुआ है कि लोग ब्लैक में लेने पे मजबूर थे। इंसुलिन ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि शुगर का पेशेंट जो है उसके बगैर कुछ खा पी नहीं सकता। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। शुगर की मेडिसिन की शॉर्टेज है और आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया कि ब्लैक में लेने के लिए मजबूर हैं। किस तरीके से ब्लैक में मिलती है? ब्लैक में इसी तरह जो स्टॉकिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ शॉर्ट हो रही है मार्केट में, और आगे उनको पता है कि इनके कस्टमर या यूज़र ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली एक इंसुलिन है जो कि एक रीफ़िल के तौर पे यूज़ होती है। रीफ़िल में ये होता है कि कम मिकदार होती है, लेकिन वो ये है कि जो एजड पेशेंट होते हैं उनको लगाने के लिए आसान होती है। वो एक डिवाइस में फिल होके इजीली लग जाती है। पेशेंट को सिरिंज में यूनिट्स वगैरह उतने नहीं भरने पड़ते, वो इजीली रीफ़िल हो जाती है और इजीली एजड पेशेंट हो, जितना मर्ज़ी हो, वो आसानी से यूज़ कर लेता है। ठीक है, लेकिन अभी वो भी शॉर्टेज है और वो ब्लैक में इस तरह हुई है कि शॉर्टेज की वजह से कस्टमर्स को डबल रेट में परचेज़ करनी पड़ी है। डबल रेट में मिल रही, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शॉर्टेज नहीं है, ये मसनूई शॉर्टेज की गई है कि जिससे हम रेट जो है इंक्रीज़ करें और पेशेंट्स को बेचें। ऐसे बिल्कुल अब कंपनी के पास बिल्कुल वो स्टॉक ख़त्म हो गया है, लेकिन जो मार्केट्स में जो स्टॉकिस्ट बैठे हैं उन्होंने काफ़ी हद तक जितना वो पॉसिबल हो सका उन्होंने स्टोर करके उनको डबल रेट्स में सेल किए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम इस चीज़ को, मतलब शुगर का हर दूसरा मरीज़ है, इंसुलिन की ज़रूरत हर दूसरे पेशेंट को है, तो आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों पेशेंट्स को डील करते हैं, आपके पास मरीज़ किस चीज़ को लेके आता है, क्या कहता है जब उसको मेडिसिन नहीं मिलती, इंसुलिन उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो आपसे क्या कंप्लेन करता है? देखिए जी, अब इंसुलिन ना अवेलेबल होने की एक तो रीज़न ये है कि पीछे से जो मैन्युफैक्चरर है वो उनका कोई अपना माइंडसेट होता है जिसकी वजह से वो कर लेते हैं। अब जो रिसेंटली जो शॉर्टेज हुई है उनकी एक 10 ml की इंसुलिन है, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इशू ये है कि एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, 10 ml होने की वजह से वो रीफ़िल से ज़्यादा महंगी है। दूसरा ये है कि वो सिरिंज में भर के पेशेंट को लगानी पड़ती है, उसकी जो डिवाइस है या पेन है वो नहीं होता। अब मसला ये है कि जिस पेशेंट के पास पैसे कम हो वो तो इजीली रीफ़िल छोटी प्राइस में लेके यूज़ कर लेता था, अब उसके पास पूरी 10 ml वाली वाइल लेने के पैसे ना हो तो वो कहाँ से यूज़ करे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर वो 10 ml वाली इजीली अवेलेबल है तो उसको क्यों नहीं वो 3 ml में रीफ़िल में वो करवा रहे। बिल्कुल, अगर 10 ml वाली मौजूद है तो उसको 3 ml में कर लेना चाहिए ताकि पेशेंट के लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी,
और इस बात से मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, जो मुझे अब तक मैंने जितना जो फार्मेसीज विजिट की हैं, जिन जिन रेट्स का मुझे पता लगा है शॉर्टेज की रीज़न, इसमें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है जिससे पेशेंट के लिए आसानी हो। क्योंकि अगर इंसुलिन, जो कि हम बहुत सी रिसर्च भी देख चुके हैं कि शुगर के पेशेंट हर दूसरा बंदा जो है शुगर का शिकार है, तो अगर उसी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी, उसी की मेडिसिन इतनी महंगी होगी, तो आम बंदा नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेल्थ की बीट को देखते हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद मेडिसिन की शॉर्टेज और रेट्स इंक्रीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़ादार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है जो दिन ब दिन जो है वो मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है या देखने में रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं? देखें, जब निगरान हुकूमत का दौर था तो निगरान हुकूमत की जानिब से ड्रैब से जो थे वो कीमतों के इख्तियार जो थे वो वापस ले लिए गए। इससे कबल ड्रैब के पास इख्तियार थे कीमतों में उतार चढ़ाव के हवाले से। ड्रैब ही कीमतों का तयन करती थी और उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती थी जिसमें 100 से ज़ायद अद्वियात या 400 से ज़ायद अद्वियात या फिर 10 से ज़ायद अद्वियात की लिस्ट जारी की जाती थी कि इन अद्वियात के रेट जो थे पहले ये थे, अब जो है ये रेट मुख्तस कर दिया गया है। तो आवाम को बज़ाज़त ख़ुद नोटिस जारी करके आगाह किया जाता था कि आपने अब इस रेट के मुताबिक जो है वो अद्वियात लेनी है। मगर निगरान हुकूमत के दौर में ये जो इख्तियारात थे ये ड्रैब से वापस ले लिए गए और अद्वियात साज जो कंपनी थी उन्हें सौंप दी गई। इसका मकसद ये था कि जितनी भी अद्वियात साज कंपनियाँ इनके दरमियान में आपस में कंपटीशन होगा और अद्वियात की ज़्यादा फ़रोख्त के हवाले से वो अद्वियात का रेट जो है वो कम रख के अद्वियात को फ़रोख्त करेंगे ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात जो है मार्केट में सेल हो सके। मगर हम देख रहे हैं कि जब से ड्रैब से इख्तियार दिए गए हैं तो रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अद्वियात की कीमतों में हमने अच्छा, मुझे ये बताएं कि ड्रैब से इख्तियारात लेने की क्या रीज़न थी? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि ड्रैब से इख्तियार रात जो थे वो इस वजह से वापस लिए गए कि जो मेडिसिन की कंपनियां हैं इनका जब आपस में मुकाबला होगा और अद्वियात की फ़रोख्त के हवाले से कोई भी कंपनी जो मेडिसिन चला रही है, बना रही है, तो उसका ये होगा कि मेरी मेडिसिन जो है वो मार्केट में ज़्यादा फ़रोख्त हो। तो इसलिए अद्वियात की कीमतें जब किसी भी कंपनी की ज़्यादा होंगी तो जो मरीज़ हैं वो उस अद्वियात मेडिसिन कंपनी की कभी भी मेडिसिन जो है वो नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए इनका आपस में कंपटीशन था और रेट का जो था वो ताकि कम हो जाएंगे। मगर हमने देखा कि इसका उल्टा जो है नुकसान हुआ है और उसके बाद अद्वियात की कीमतों जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सबसे अहम बात यह है कि आज जो स्टॉक आया है, मिसाल के तौर पे पैनाडोल का, अच्छा, एक डब्बी की पैनाडोल की जो कीमत है वो 10 रुपये है, वो हमने रख दिया और उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। अब फिर एक और जो है वो स्टॉक आया पैनाडोल का, वहाँ पर डब्बी की कीमत जो है वो 15 रुपये है जी। उसके बाद फिर एक स्टॉक आया, उसमें पैनाडोल की डब्बी की कीमत जो है वो 20 रुपये है। हर दफ़ा जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। अब तो देखें, उनके पास 10 रुपये वाला माल भी पड़ा है, उनके पास 15 रुपये वाला माल भी पड़ा है, उनके पास 20 रुपये वाला माल पड़ा है और गोली कौन सी है? वो पैनाडोल ही है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे ऐसी अद्वियात की कीमतें जिनकी अद्वियात की कीमतों में कमी हुई है और उनके पास जो स्टॉक था वो कीमत वाला महंगी कीमत वाला पड़ा था, मगर हुकूमत जो ड्रैब की जो अद्वियात साज कंपनी थी उनकी जान से कीमतों में जो थी वो कमी कर देगी। तो उसके बाद अद्वियात उनके पास जो है वो भी पड़ी हुई हैं। अब वो जब मरीज़ को देते हैं तो मरीज़ के साथ उनकी तू तकरार होती है। अच्छा, अब न सिर्फ मरीज़ परेशान है, तीमारदार परेशान है, बल्कि जो फार्मेसी मालिकान है, मेडिकल स्टोर में तैनात जो अमला है या फार्मेसी में तैनात अमला है, उन्हें भी अलहदा से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि आए रोज़ तू तकरार होती है। हम कई दफ़ा वहाँ पे विज़िट करते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि अद्वियात की कीमतों का अगर हुकूमत दोबारा से इख्तियार जो है वो ड्रैब को सौंप दे तो ये आए रोज़ के जो लड़ाई। अच्छा, अज़ादार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर फार्मा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिल के काम करे तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, जब भी कोई भी मेडिसिन कंपनी जब मेडिसिन को बनाती है तो वो बिला वजह नहीं बना रही होती। बिल्कुल। अच्छा, जो मुतलका वहाँ के उस इलाके का ड्रग इंस्पेक्टर होता है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है या ड्रग कंट्रोलर होता है, वो उस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है कि आपने जो है वो 50 कार्टून अगर किसी भी चीज़ के बनाए हैं, वो सिरप है या वो कोई कैप्सूल है या फिर वो कोई गोली है, तो उस 50 कार्टून को जो है आपने कहाँ कहाँ पे फ़रोख्त करना है, उसका डिटेल, उसकी जो डिटेल है वो मुतलका जो ड्रग इंस्पेक्टर है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग इंस्पेक्टर है या फिर ड्रग कंट्रोलर है, उसके पास जारी होती है। और जब भी कोई मेडिसिन कंपनी बना रही होती है तो उसके म्यार को देखा जाता है कि किस मिकदार में बना रही है। तो वो जब फार्मासिस्ट जो रिपोर्ट है वो ड्रग कंट्रोलर को देता है या डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को देता है या ड्रग इंस्पेक्टर को देता है, तो वो फिर आगे चीफ ड्रग कंट्रोलर को वो रिपोर्ट भिजवाते हैं। इस तरह अद्वियात का जो पता चलता है कि अद्वियात जो मार्केट से ब्लैक में भी फ़रोख्त ना हो
और जो है वो इसकी एक क्या कहते हैं उसे मतवाजन तरीके से जो है वो ब्लैक की बात आपने की ना, तो अभी मैं एक फार्मेसी विजिट करके आई, उन्होंने भी ये बात की थी कि जो इंसुलिन, जैसे आपको पता है हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन की जो मेडिसिन है या जो इंसुलिन मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंसुलिन मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ़ जब ड्रैप से इख्तियारात वापस लिए गए तो मकसद यही था कि जितनी भी अद्वियात साज कंपनियाँ इनके दरमियान कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा तो अपने रेट जो है वो कंट्रोल करेंगी और रेट जो है वो नीचे लेके आएंगी, मगर इसका उल्टा नुकसान हुआ। इसी तरह अब इंसुलिन जो है वो कोई एक कंपनी बना रही, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो बना रही हैं, किसी कंपनी का जो रेट है पिछले दिनों पता चला है कि जी 2220 रुपये से लेके 4700 से उसका जायद जो है वो रेट मुख्तस हो गया। अब देखें 2000 रुपये से ज़्यादा इसका जो है वो रेट में इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर शुगर की स्क्रीनिंग के वाले से जो स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती हैं वो इस वक्त मार्केट में उनका भी रेट जो है काफ़ी हद तक उसमें भी इजाफा हुआ है। अब इसके साथ साथ ये तो वो अद्वियात है जो कि शुगर के वाले से हैं। अब इसके साथ सबसे अहम जो है सर्जिकल आलात हैं जो कि मरीज़ों के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें प्लेट्स डलती हैं, रॉड डले होते हैं या समेत ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ख़ाम माल जो है वो आपको पता है कि इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है उसके पेश नज़र ख़ाम माल तैयार नहीं हो रहा, बन नहीं पा रहा, आ नहीं रहा। उसकी वजह से जो ऑपरेशन के वाले से सामान है उसकी खासी हमें एक किल्लत जो है मार्केट में देखेगी। अगर अच्छा, इसमें टेस्ट किट्स के भी रेट्स बढ़े हैं, इसमें जो स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती शुगर के स्ट्रिप्स के लिए, हाँ जी, उनके कीमत में इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर बात है अब जिनके पास ये स्टॉक मौजूद होगा, क्योंकि देखें जब भी कोई फार्मा कंपनी मेडिसिन बनाती है तो मुतलका जो डिस्ट्रीब्यूटर के 5 होंगे या 10 होंगे उन्हें वो सप्लाई करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है वो आगे मेडिकल स्टोरों को या जितने भी फार्मेसीज़ हैं उन्हें आगे वो सप्लाई उसकी करे, तो एक चैन चल रही होती है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाएँ और डायरेक्ट जाके मेडिसिन कंपनी से ले लें, ऐसे नहीं होता। जो भी उनके साथ रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं उन्हें ही जो है वो अद्वियात की तरफ सप्लाई होगी, बाकी दूसरे को नहीं होती। अगर दूसरे को देते भी हैं किसी मजबूरी के तहत तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मेनटेन रखा जाता है, ताकि कहीं पे भी अगर शार्टेज हो तो हमें पता है कि फ़लानी कंपनी ने 500 कार्टून बनाए थे और 400 कार्टून जो मुतलका डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि फ्यूचर में हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है कि रेट्स कम होंगे अगर ये दोबारा इख्तियारात जो है वो ड्राइव के पास आ जाते हैं? देखें, अब जहाँ पे रेट आ चुकी हैं वहाँ से बैक तो नहीं ना होंगे। अब हम भी अरसा दराज से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जो चीज़ पहले किसी और रेट पे मिलती थी तो वक्त में ऐसा ऐसा उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा ही हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अद्वियात की कीमतों में जो है वो बैक तो नहीं हो सकती, मगर अब अगर ड्राइव को इख्तियारात दे दिए जाएँ तो ये है कि उसका रेट जो है वो मेंटेन होगा बिला वजह, और आए रोज़ जो कीमतों में शॉर्टेज नहीं हो सकती, शॉर्टेज नहीं होगी और आए रोज़ जो कीमतों में इजाफा होता है वो नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने आपको बताया कि किस किस्म की जो है मेडिसिन शॉर्ट है, किन किन मेडिसिन के रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं और गवर्नमेंट को इस पर कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि मरीज़ जो हैं वो इससे मुतासर ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।